हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइजर पुणे में एडमिशन के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। उसके अलावा आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा आइजर मिला है या आपकी कौन सी रैंक है। अगर आपको कुछ जानना है कि आपको किस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है तो आप उसके लिए ये देखो, यहाँ पर दिया गया नंबर ऑफ राउंड्स इन आइजर्स। और ये एक कल वीडियो डाली थी आइजर की कट ऑफ क्यों कम गई, ये भी देख सकते हैं। उसके अलावा कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप देख सकते हैं कि 99% व्यूअर अभी भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको फर्दर अपडेट देता रहूँ। तो चलिए देखते हैं कि आइजर पुणे का फ़ीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह और अदर डॉक्यूमेंट, वो क्या क्या हैं। तो लेट्स गो। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो ये 23 में जो एडमिशन हुए वहाँ से लिया मैंने, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ फॉर्म, आपको एक फॉर्म ये दे रखा है। तो यहाँ पर क्या क्या पर्टिकुलर यूज़ होंगे देख सकते हो। ऑफर लेटर ऑफ आइजर पुणे, जैसे ही आप जिस भी आप आइजर को आप एक्सेप्ट करते हो, जो भी आइजर आपको अलॉट होता है उसकी तरफ से आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है। तो उसकी जो है कॉपी, आपको हार्ड कॉपी जो है उसकी आपको ले जानी पड़ती है। कंप्लीट एडमिशन फॉर्म, कंप्लीटेड एडमिशन फॉर्म, एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, वो कंप्लीट करके वो देना होता है। उसके अलावा आपको ले जाना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अभी अगर बात करें कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा दिखता है तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है आइजर का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें एप्लीकेशन नंबर वगैरह, जनरल कैटेगरी से या कौन सी कैटेगरी से है वो सब भरना होता है। उसके अलावा आपको ये हाइट वगैरह, वेट और ये सभी डॉक्टर के पास जाके आपको ये फिल करने होंगे। उसके अलावा देख सकते हैं आइज़ का, ईयर का, हर चीज़ का आपको, हर्ट का, हर चीज़ की आपको रिपोर्ट इसके अंदर फिल करनी होती है। उसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखें, देख सकते हैं पूरा लास्ट में इन्होंने दे रखा है कि जो सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, उसमें जो उसकी क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं आप क्या है। उसकी क्वालिफ़िकेशन या तो MBBS होनी चाहिए या फिर MD भी हो सकता है। MD तो MBBS से ऊपर हो गया ना। तो मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर उसका ज़रूरी है, मेन तो यही है। अगर आप जाओगे किसी भी डॉक्टर के पास, वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कौन से भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, बस उसकी क्वालिफ़िकेशन MBBS या MD होनी चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना। उसके अलावा अगर आप फिट हैं तो आप उससे कह भी सकते हैं कि ऐसे कॉलेज के लिए चाहिए, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं करेगा, जस्ट आपका एक नॉर्मल रिपोर्ट तैयार करके और दे देगा। तो ये था मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके अलावा सर्टिफिकेट फ्रॉम KVPY और ये सब तो अभी यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर तक KVPY और IIT JEE के थ्रू एडमिशन होता था ना, वो अभी नहीं होता। उसके अलावा देख सकते हो कि ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल जो होते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट, वो, और 2 सेट ऑफ मतलब कि 2 हार्ड कॉपीज। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है उन कॉपीज़ के कॉर्नर में जो नीचे जगह बचते ना, वहाँ पर आप अपने साइन कर देना सभी पर, तो उसे ही सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। तो मार्कशीट ऑफ 10th क्लास और उसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है वो है तो मार्कशीट ही मिलती है जनरली, तो उसी को पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेम ही होते हैं जनरली। तो उसके अलावा 12th स्टैंडर्ड में भी यही चाहिए। उसके अलावा अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, OBC SC और ST के लिए। उसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये जो अगर एप्लीकेबल हैं तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म इश्यूड ऑन द, ये जो दे रखा है कि अप्रैल 1 के बाद, जो अप्रैल 1 2024 के बाद का EWS वाले बच्चे जो हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा PWD सर्टिफिकेट और कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट यूज़ होंगे कैटेगरी वालों के लिए। उसके अलावा जनरल के लिए 10th और 12th की मार्कशीट हो गई।
उसके अलावा ओरिजिनल ट्रांसफ़र या सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, जनरली हमें ये नहीं मिलते, हमें मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर 12th। अगर आपके पास नहीं है तो आप अगर CBSE से थे तो आपको डिजी लॉकर पर जाना है, वहाँ पर आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले जा सकते हो। उसके अलावा बात करें कि ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, तो इसमें आप आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हो। आधार कार्ड तो जनरली सभी के पास होता ही है। उसके अलावा और भी ऑप्शन है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड, वोटर ID वगैरह। उसके अलावा ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फोटो ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, इनमें से कोई भी एक ले सकते हो, ये सभी की ज़रूरी नहीं है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड तो जनरली सभी के पास होते हैं, तो इनका यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा साइंड अंडरटेकिंग फॉर्मेट एज प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा आपको, उसमें आपको फिल करना होता है अपना पूरा, वो इंस्टीट्यूट आपको देता है, तो वो लेके जाना होगा। उसके बाद 10th नंबर का पॉइंट, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अगला देख लेते हैं। रिसिप्ट चाहिए होगी फ़ी पेमेंट की, तो SAF पेमेंट की है जो आपने, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वो, और बैलेंस फीस ऑफ आइजर पुणे, जो कि अदर फीस होती है ना, जो ट्यूशन फीस और वे जो आगे हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे, उनकी भी एक स्लिप आपको ले जानी होगी। उसके अलावा SBI बैंक पासबुक कॉपी इन सोल नेम, SBI बैंक की कॉपी लेके जानी होगी पासबुक की। इन सोल नेम का मतलब होता है कि अकेला जो नाम होता है, किसी इंडिविजुअल का जो अकाउंट होता है उसी को सोल बोलते हैं। सोल मतलब अकेला। तो आप अपने पेरेंट्स की भी ले जा सकते हो। उसके अलावा अगर खुद की है तो खुद की ले जा सकते हो। उसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, तो आप ये तो निकलवा लेना, 6 या 12 फ़ोटो निकलवा सकते हो आप। उसके अब बात करें कि एंटी रैगिंग एफिडेविट UGC ऑनलाइन फॉर्मेट, तो UGC एंटी रैगिंग का आपको सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। आइजर में जो है रैगिंग नहीं चलती है, जो वहाँ पर ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिस तरह से यहाँ पर IIT NIT वगैरह में रैगिंग होती है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर अगर आपने रैगिंग वगैरह की तो वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। उसके अलावा इनके फॉर्म की बात करें तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है इनका फॉर्म। तो ये देख सकते हैं आप, UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर कॉलेज एंटी रैगिंग के लिए ये। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल, फिर ये पेरेंट्स की कंप्लीट डिटेल, स्टेट वगैरह और अपना एड्रेस क्या, वो सब, कॉलेज की और कोर्स की डिटेल की, कौन सा कॉलेज है और कौन सा वो स्टेट है आपका, कॉलेज का नाम क्या है। उसके अलावा ये सब डिटेल आपको फिल करनी होंगी, और ये सब यहाँ पर आपको ये टिक बॉक्स को टिक करके और ये जितनी भी डिटेल दे रखी हैं इनको फिल करके और सबमिट करना होता है। तो ऐसा ही कुछ होता है रैगिंग का फॉर्म। तो ये शायद जमा कराना होता होगा, अभी मैं कंप्लीटली श्योर नहीं हूँ कि ये करना भी होता है या फिर ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए, पर आप एक बार इसको भी ध्यान में रख लें। अभी चलिए देखते हैं कि फ़ीस क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है कंप्लीट, जो SAF पे करना होता है। उसके अलावा जो ट्यूशन फ़ीस वगैरह रह गई और मेस फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस वगैरह क्या क्या है इधर पुणे के, तो चलिए देखते हैं। ये 23 का डेटा है, अभी तो 24 का डेटा तो अभी आया नहीं है, अभी एडमिशन होंगे तब आएगा। तो जनरली आप इसे 1-2,000 ज़्यादा लगा सकते हैं, इतना ही इंक्रीज हुआ होगा। तो ये देख सकते हैं कि 23 बैच जो गया था लास्ट टाइम उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या था, तो कुछ ऐसा ही अब की बार रहेगा। ट्यूशन फ़ी में हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा हो जाएं इस बार बढ़े हैं, तो बाकी अप्रोक्स तो इतना ही रहेगा। देख सकते हो एडमिशन फ़ी की बात करें तो SB कैटेगरी के लिए 3000 है, हॉस्टल एडमिशन फ़ी 1000 है सभी के लिए। आई थिंक ये 6 मंथ के लिए है। उसके अलावा एलुमनाई फ़ी 1000, स्टूडेंट बेनिवोलेंट फंड 1000, वहीं कॉन्वोकेशन फ़ी 2000, ट्यूशन फ़ी। तो ये जनरल OBC कश्मीरी माइग्रेंट और EWS के लिए तो 40,414 है। वहीं SC ST PWD के लिए जो है फ़ीस वेवर होती है, नील फीस होती है। स्पोर्ट्स के लिए 1000, लैब और लाइब्रेरी फैसिलिटी के लिए 2000 सभी कैटेगरी के लिए। एग्जामिनेशन फ़ी 800 सभी के लिए। एनुअल मेडिकल इंश्योरेंस
एट एक्चुअल्स, यानी कि जब कॉलेज जाओगे तब आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा। उसके अलावा हॉस्टल सीट रेंट फॉर सेमेस्टर, जो आइजर में सेमेस्टर होता है वो 4 मंथ का ही होता है, 2 महीने वैकेशन वगैरह इंटर्नशिप होती हैं। तो जो सेमेस्टर होता है ना 6 मंथ का नहीं होता, वो 4 मंथ का ही होता है। तो वो उसकी फ़ीस है, हॉस्टल का रेंट जो आता है वो 3200 ऑल कैटेगरी के लिए। और मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस देख सकते हो 2000। वहीं कोर्टून डिपॉजिट्स ये जो हैं रिफंडेबल होते हैं, ये बाद में रिफ़ंड कर दिए जाते हैं अगर आपने कोई भी तोड़ फोड़ नहीं की तो लाइब्रेरी के लिए देख सकते हो 1500, वहीं लेबोरेटरीज़ के लिए भी 1500। उसके अलावा हॉस्टल डिपॉजिट 2000 है। वहीं टोटल बात करें तो देख सकते हो जैन EWS OBC के लिए 62,414। वहीं बात करें SC ST और PWD के लिए तो वहाँ पर जो है टोटल जो अमाउंट बना है ये 22,000। ये सब जो है इतना आप, ये तो ट्यूशन फीस वगैरह था। उसके अलावा देखो इसमें एनुअल मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, वो भी होता है। और उसके अलावा एक मेस फीस और है जो आपका हॉस्टल सभी की अलग अलग होती है, तो इसमें वो भी इंक्लूडेड नहीं है। ये टोटल फीस नहीं है, इसमें मेस फीस और जो एनुअल मेडिकल इंश्योरेंस है वो ये सभी अभी रहते हैं। तो आप इसको अगर मान के चलोगे तो 85,000 तक तो मान ही सकते हो कम से कम। जो अदर डिपॉजिट वगैरह हो जाएंगे तो 85 जनरल के लिए मान सकते हो। वहीं बात करें तो 40 के लिए मान सकते हो, 40 से 45 SC ST और PWD के लिए। तो ये था पूरा डिटेल आइजर पुणे के बारे में। अगर आपको अदर स्टेट के बारे में भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।